हाय फ्रेंड, स्मॉल स्टेप में आपका स्वागत है। मैं पुष्कर ओझा आज आप लोग के लिए लेकर आया हूँ वाणिज्य से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों को जो कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए उपयोगी और महत्वपूर्ण है, जैसे कि टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी नेट, बीकॉम एंट्रेंस, एमकॉम एंट्रेंस। हमारा आज का टॉपिक व्यवसाय संगठन का स्वरूप, टाइप ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। चलिए अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं और देखते हैं। हमारा आज का पहला प्रश्न है, गोपनीयता की दृष्टि से व्यावसायिक संगठन का कौन सा स्वरूप माना जाता है? तो इसका आंसर है एकांकी व्यापार। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हुए देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, व्यावसायिक संगठन का सबसे प्राचीनतम स्वरूप या सबसे प्राचीन स्वरूप कौन सा माना जाता है? तो इसका आंसर है एकांकी व्यापार। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एकांकी व्यवसायी का दायित्व कैसा होता है? एकांकी व्यवसायी का दायित्व कैसा होता है? तो इसका आंसर है असीमित होता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, व्यावसायिक संगठन का वह प्रारूप जिसके लिए कोई विशिष्ट अधिनियम नहीं बनाया जाता उसे क्या कहते हैं? तो इसका आंसर है उसे एकल व्यापार कहते हैं। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एकल व्यापार का क्षेत्र एवं दायित्व कैसा होता है? तो इसका आंसर है एकल व्यापार का क्षेत्र एवं दायित्व सीमित एवं असीमित होता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय कौन सी स्वीकृत करता है? माल के आयात हेतु विदेशी विनिमय कौन स्वीकृत करता है? तो इसका आंसर है भारतीय रिजर्व बैंक। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक व्यक्ति का नियंत्रण विश्व में सर्वोत्तम होता है यदि वह सारे निर्णय स्वयं कुशलतापूर्वक कर सके। यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है विलियम आर बेसेंट। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साझेदारी फर्म में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? साझेदारी फर्म में कम से कम कितने सदस्य होने चाहिए? तो इसका आंसर है 2। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, सामान्य साझेदारी व्यवसाय में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है 10 होती है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक सहकारी समिति का पंजीयन अनिवार्य किसके द्वारा होता है? तो इसका आंसर है भारतीय सहकारी समिति अधिनियम 1912 के अंतर्गत। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, बैंकिंग व्यवसाय करने वाली साझेदारी फर्म में अधिकतम साझेदारों की संख्या 10 है, इसका वर्णन किस धारा के अंतर्गत किया गया है? तो इसका आंसर है भारतीय कंपनी अधिनियम की धारा 11 में वर्णित है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साझेदारी की न्यूनतम व अधिकतम संख्या का निर्धारण कौन करता है? तो इसका आंसर है कंपनी अधिनियम 2013 के अंतर्गत किया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किससे एक साझेदारी फर्म कोष नहीं प्राप्त कर सकती है? तो इसका आंसर है ऋण पत्र जारी करके। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, साझेदारी अधिनियम 1932 के अनुसार साझेदारी का रजिस्ट्रेशन करवाना होता है
तो इसका आंसर है ऐच्छिक होता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, किसी लाभ के उद्देश्य से आपस में लिखित या मौखिक समझौता करने से साझेदारी अस्तित्व में आ सकती है या आ जाती है, इसका वर्णन किस धारा में किया गया है? तो इसका आंसर है भारतीय साझेदारी अधिनियम 1932 की धारा 4 में वर्णन किया गया है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, गैर बैंकिंग व्यवसाय करने वाले फर्म में साझेदारों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है 20 होती है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, प्रतिभूति विनिमय बोर्ड ऑफ इंडिया यानी कि जिसको सेबी के नाम से भी जाना जाता है, यह अधिनियम कब पास हुआ? तो सेबी की स्थापना जो हुई 1988 में हुई और यह अधिनियम के रूप में 1992 में स्थापित किया गया। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है 2 होती है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, प्राइवेट कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है 200 होती है, 200। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है सार्वजनिक कंपनी में सदस्यों की अधिकतम संख्या 7 होती है, 7। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी क्या निर्गमित कर सकती है? तो इसका आंसर है एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी अंश प्रमाण पत्र निर्गमित कर सकती है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, व्यावसायिक संगठन के किस स्वरूप में पंजीयन विधानतया अनिवार्य होता है? तो इसका आंसर है संयुक्त पूंजी वाली कंपनी में। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, कंपनी के समापन पर सबसे पहले भुगतान किसको किया जाता है? तो इसका आंसर है निस्तारक के पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, एक कंपनी विधान द्वारा निर्मित कृत्रिम व्यक्ति है जिसका पृथक अस्तित्व होता है, अविच्छिन्न उत्तराधिकार होता है एवं जिसकी सर्व मुद्रा होती है, यह कथन किसका है? तो इसका आंसर है यह कथन प्रोफेसर हैने का है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, एक लोक निगम कैसे बनाया जाता है? तो इसका आंसर है संसद के विशेष अधिनियम द्वारा बनाया जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं। हमारा अगला प्रश्न है, एक निजी कंपनी में संचालकों की न्यूनतम संख्या कितनी होती है? तो इसका आंसर है एक निजी कंपनी में संचालकों की न्यूनतम संख्या 3 होती है, 3 होती है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, संयुक्त पूंजी वाली कंपनी का सर्वाधिक महत्वपूर्ण गुण क्या होता है या क्या माना जाता है? तो इसका आंसर है सीमित दायित्व का होना माना जाता है। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, एक सहकारी समिति के पंजीकरण के लिए सदस्यों की न्यूनतम अपेक्षित संख्या कितनी होती है या कितनी होनी चाहिए? तो इसका आंसर है 10 होनी चाहिए। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, आधारभूत विचार
जिस पर एक सहकारी समिति बनाई जाती है उसे क्या कहते हैं? तो यह एक स्लोगन है। इसका आंसर है एक सबके लिए और सब एक के लिए। चलिए इसी श्रृंखला में अपने अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम। हमारा अगला प्रश्न है, हिंदू लॉ के अनुसार पारिवारिक व्यवसाय को कितने भागों में बांटा गया है? तो हिंदू लॉ के अनुसार पारिवारिक व्यवसाय को 2 भागों में बांटा गया है। पहला है मिताक्षरा पद्धति, दूसरा है दाय भाग पद्धति। ऐसे महत्वपूर्ण प्रश्नों के लिए मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। और हाँ मित्रों, बेल आइकन दबाना न भूलें जिससे कि मेरी नई वीडियो की अपडेट आपको मिलती रहे। धन्यवाद।